हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 10 तक में हम लोग पढ़ चुके थे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं आपसे जैसा कि बोला था, हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया जो कि दो प्रकार की होती है। पहले को लोग बोलते हैं आक्सीकरण अपक्रिया। आक्सीकरण अपक्रिया का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में उपचयन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडिंग शुरुआत करते हैं। हेडिंग आइए फटाफट से। आक्सीकरण या इसी का जो दूसरा नाम होता है उपचयन, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। और इंग्लिश में बोले तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचयन अभिक्रिया अथवा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका आक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया, ये अभी क्लास 10 में भी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये क्लास 12 कक्षा 12 का जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 2 है, जिसका नाम है विद्युत रसायन। मैं आपको पूरा एकदम बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कक्षा 12 किताब हो या कोई घर में पढ़ रहा होगा तो उसकी किताब केमिस्ट्री की जाकर के लेकर के देखिएगा। जो भाग 1 है क्लास कक्षा 12 चैप्टर 2, जिसका नाम है विद्युत रसायन, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर को आप जाकर के देखिएगा। इसमें आपको ये सेम टू सेम बल्कि ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसी आक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया पर बेस्ड ही है। अगर आपको ये बढ़िया समझ में आ गया, ये दोनों हेडिंग खूब बढ़िया समझ में आ गई, तो मान करके चलिए वो चैप्टर आपके एकदम मुट्ठी में है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो अभी आपको सिर्फ एक हेडिंग के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कक्षा 10 में। यही टॉपिक आपको कक्षा 12 में एक पूरे चैप्टर के रूप में दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो ये इसका महत्व है, इसको बहुत ढंग से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको केवल कक्षा 10 लेवल नहीं पढ़ाऊंगा, कक्षा 10 लेवल भी आपको पढ़ाऊंगा। इसके साथ में इसको एक्सटेंड करके बढ़ा करके थोड़ा सा कक्षा 12 तक लेवल तक लेकर के जाऊँगा, ताकि आपको 2 साल पहले ही बता दिया जाए कि कक्षा 12 में आपको क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा इसका लेवल में बढ़ा करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको क्लास 12 में भी काम आए। तो इसको लिखेंगे हम लोग, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का त्याग होता है। मेरे साथ आप लोग लिखते चलिएगा, अथवा हाइड्रोजन का त्याग होता है। आक्सीकरण, ये कक्षा 10 का लेवल में बता रहा हूँ, कक्षा 10 के लेवल में इतना ही आपको पढ़ना है कि आक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये कक्षा 10 की परिभाषा। अगर कक्षा 10 के पेपर में आपका अगर याद आता है तो आपको बस इतना ही लिख करके आ जाना है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें या तो ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि ऑक्सीजन या तो जुड़ जाता है या फिर हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का त्याग हो जाता है। इस प्रकार की सभी अभिक्रियाओं को आक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। सिंपल, ये सिंपल सी परिभाषा तुरंत आपको याद हो गया होगा, या तो ऑक्सीजन का योग या तो हाइड्रोजन का त्याग। इस प्रकार की सभी अभिक्रियाओं को हम लोग आक्सीकरण या दूसरे शब्दों में उपचयन अभिक्रिया या इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको 12 लेवल तक लेकर के जाता हूँ। ये अभिक्रियाएं और भी बहुत सारे कारणों से होती हैं, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ पॉइंट करके। पहले तो 2 पॉइंट मैं यही ले रहा हूँ कि और किन कारकों पर निर्भर करती हैं। तो पहला तो ये हो जाएगा कि अगर ऑक्सीजन का योग, जो कक्षा 10 का लेवल है, अगर ऑक्सीजन का योग होगा
मैं इसीलिए ऑक्सीजन को O2 लिख दे रहा हूँ ना। अगर ऑक्सीजन का योग होता है तब भी कौन सी अभिक्रिया? सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, नाम से ही क्लियर है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन, अभी उदाहरण के जरिए समझाएंगे, पहले इसको समझते चलिए कि जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरा, या तो हाइड्रोजन का त्याग हो जाए, खाली लिख लेते हैं, या तो हाइड्रोजन का त्याग हो जाए, हाइड्रोजन की में कमी आ जाए, यानी कि हाइड्रोजन निकल जाए, तब भी कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए, ई के ऊपर माइनस करके जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए तब भी कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चौथा लिख लीजिए, या तो कोई ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो जाए, ऋण विद्युतीय, ऋण विद्युतीय, ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो जाए, तभी कौन सी अभिक्रिया होगी भाई? तभी अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण। पांचवा, या तो धन विद्युतीय का त्याग हो जाए, यहीं पे इसका उल्टा कर लीजिए, धन विद्युतीय। सब वही समझाएंगे बारी बारी से, टेंशन मत लीजिए, पहले आप लिखते रहिए, तत्व का त्याग हो जाए तब भी हो जाएगा। छठवां देख लीजिए, अभी सिर्फ आपको दो ही फैक्टर पढ़ना था ना कक्षा 10 में, अब देखिए 12 लेवल आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो क्रिया होती है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है, बारी बारी सबको समझाएंगे, पहले आप नोट करते जाइए इसको। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ भाई तो प्लस धनात्मक आवेश में वृद्धि आएगी, यानी कि पॉजिटिव आवेश, धनात्मक आवेश में वृद्धि, धनात्मक आवेश में अगर वृद्धि होती है तब भी हम लोग मान लेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। सातवां, ऋणात्मक आवेश में अगर कमी हो रही है, ऋणात्मक आवेश में अगर कमी हो रही है तब भी हम लोग मान लेंगे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो केवल दो ही आपको कक्षा 10 में दो ही फैक्टर पढ़ना था, लेकिन देख लीजिए कितने फैक्टर्स और भी हैं जिन पर निर्भर करती है यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, पहले कक्षा 10 लेवल समझिए। कक्षा 10 का लेवल क्या है भैया? कि वे सारी की सारी अभिक्रियाएं जिनमें या तो ऑक्सीजन का योग होता है या तो हाइड्रोजन का त्याग होता है, इन सभी अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर से, वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है तो हाइड्रोजन का त्याग होता है, उन सभी अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा अगर किसी में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर किसी में ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है तब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर किसी में धन विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है तब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर किसी में धनात्मक आवेश में वृद्धि हो रही है तब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर किसी में ऋणात्मक आवेश में कमी आ रही है तब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब जरा उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए। तो अगर आप उदाहरण की बात करेंगे तो चलिए पहले हम लेते हैं कॉपर वायर को अगर आप जलाएंगे, सिर्फ कॉपर की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराई जाए, यानी कि कॉपर के तार को या कॉपर के चूर्ण को आप लेकर के कभी जला के देखिएगा, अगर आप उसको जलाएंगे तो जो कॉपर वायर होता है वो जलने के बाद कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है CuO बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसके यहाँ पे देखिए, क्या कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन था? तो सर नहीं था। यहाँ उत्पाद जब बना तो क्या इसमें कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया? यस सर, आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉपर जो है ये ऑक्सीजन के साथ जाकर के अभिक्रिया कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन का कॉपर में योग हो गया, यानी कि यहाँ हुआ है ऑक्सीजन का योग। और जब ऑक्सीजन का योग होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीजन के योग से होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ पाया बढ़िया से? ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए जिंक चूर्ण को डाल दूं H2SO4 में, H2SO4 में अगर मैं डाल दूं तो क्या होगा?
तो आप जानते हैं जिंक अधिक क्रियाशील होता है, ये क्रिया आपको कराई भी जा चुकी है, विस्थापन क्रिया में जाके देखिए इसको आपको कराया जा चुका है। तो जिंक क्योंकि अधिक क्रियाशील है जबकि हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, तो जाकर के इसको विस्थापित कर देगा और विस्थापित करने के बाद बनाता है ZnSO4। Zn यहाँ से इसका ब्रेकअप हो जाता है, ZnSO4 बनता है और प्लस में यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन गैस, प्लस में H2 गैस यहाँ पे निकल जाती है। तो अब जरा जाकर के जिंक को देख लीजिए एक बार ध्यान से, यहाँ एक बार जिंक को देखिए, फिर एक बार जिंक को यहाँ देखिए क्या नजर आ रहा है, एक बार आप जिंक को यहाँ देखिए, एक बार जिंक को वहाँ देखिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ से वहाँ देखने में ये जो जिंक था, जिंक के पास अभी कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ देख लीजिए जिंक के पास ऑक्सीजन आ गया, यानी कि यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन का योग, और जब ऑक्सीजन का योग हो गया तब इसको भी कहा जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से? तो इस तरह से करके आप देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का योग होने से ऑक्सीकरण अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। तो इसके अलावा कुछ आपको और भी बता देता हूं, जैसे MnO2 प्लस HCl, जैसे एक और अभिक्रिया होती है MnO2 को अगर HCl से अभिक्रिया कराया जाए, MnO2 अगर आप HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाता है MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस में H2O बनाता है, प्लस में H2O बनाता है। तो आप जरा Cl को एक बार देखिए, बाकी सब कुछ छोड़िए, पहले आप Cl को एक बार देख लीजिए। तो Cl को अगर आप Cl से मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था, लेकिन अभी क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन से हाइड्रोजन गायब हो गया। इसका मतलब इसमें क्या हो गया? इसका मतलब इसमें हो गया हाइड्रोजन का त्याग, और इस तरह से यहाँ पर क्लोरीन का हो गया ऑक्सीकरण। तो अभी तक आपको मैं दो फैक्ट समझा दिया। पहला कि ऑक्सीजन का योग होने से किस तरह से ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का योग हो गया, मतलब ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन का योग हो गया, ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब ऑक्सीकरण क्रिया। हाइड्रोजन यहाँ पर था और हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया धोखा दे करके, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को भी कहा जाएगा ऑक्सीकरण क्रिया, क्योंकि दोनों फैक्ट यहाँ पे काम करते हैं। अब समझिए इलेक्ट्रॉन का त्याग किस तरीके से होगा। मान लीजिए ये आपको देखिए विद्युत रसायन में पढ़ने के लिए मिलेगा जाकर के, वहां आप जाकर देखेंगे तो सेल अभिक्रियाएं आपको पढ़ाई जाती हैं। सेल अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जो रासायनिक सेलों में होती हैं। वही एवररेडी वाला सेल जो हम लोग टार्च में इस्तेमाल करते हैं, उस सेल को ही कहा जाता है, उस सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया को ही कहा जाता है सेल अभिक्रिया। जैसे उसमें आप देखेंगे जिंक की रॉड पड़ी होती है, तो होता क्या है, जब जिंक की रॉड का रिएक्शन उसमें होता है तो जो जिंक होती है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की वजह से जिंक आ जाता है 2+ में, और इसका यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से करके जिंक अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अपने आप को Zn2+ में बना ले, जैसी बात जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो कौन सा आवेश आता है? प्लस आवेश। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो प्लस आवेश, ग्रहण होता है तो माइनस आवेश। याद रखिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उसके ऊपर प्लस आवेश आता है, जब कोई लेता है तो उसके ऊपर माइनस आता है। याद रखिए, जब देता है तो प्लस, लेता है तो माइनस। पहले तो एकदम क्लियर होना चाहिए, 3-4 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। यहाँ पर आप मिलाएंगे तो एक बार इस जिंक को देखिए, एक बार इस जिंक को देखिए, क्या अंतर नजर आया? अंतर नजर आया सर, यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया सर, इलेक्ट्रॉन चला गया छोड़ के, धोखा दे दिया सर, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया। इसके अलावा एक चीज और भी दिखाई दे रही है सर, आप एक पॉइंट लिखाए हैं कि धनात्मक आवेश में वृद्धि हो रही है। कौन सी वृद्धि हो रही है? धनात्मक आवेश में वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जिंक के ऊपर 0 आवेश था, यहाँ जिंक के ऊपर 0 आवेश था। अभिक्रिया के बाद जिंक के ऊपर 2+ आवेश आ गया, इसका मतलब 0 से हो गया +2, यानी कि धनात्मक आवेश में वृद्धि। तो एक चीज और यहाँ पे हो रहा है कि धनात्मक पॉजिटिव आवेश सर बढ़ जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव आवेश बढ़ जाए, चाहे यहाँ पर आप देख लें कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए, तब भी वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब एक आपको मैं ऋणात्मक आवेश वाला बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर क्लोरीन है, Cl- है, Cl के ऊपर आप जानते हैं 1- होता है,
इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन गलती से दे दिया जाए, सॉरी केवल Cl ले लीजिए, केवल क्लोरीन है और क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसे कर लेते हैं, काम करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, कॉपर 2+ ले लेते हैं, कॉपर 2+ ले लेते हैं। ये भी नहीं बढ़िया से इसमें आप समझ पाएंगे। मैं इसमें ले लेता हूँ ऑक्सीजन ले लेता हूँ, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2-, एक ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर होता है 2-। इसमें अगर इसको गलती से दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दे दिया जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन 1- में। इस तरीके से इसको आप ध्यान समझने का प्रयास करिए कि अभी यहाँ पे 2- था, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये हो जाएगा 1- में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसी बात है। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना माइनस था, 2- था, यहाँ आने के बाद क्या हो गया, 1- हो गया। इसका मतलब यहाँ पे सर आ गया ऋणात्मक माइनस आवेश में आ रही है कमी। यहाँ ज़्यादा माइनस था, यहाँ कम माइनस हो गया, इसका मतलब हो गया यहाँ पे ऋणात्मक आवेश में कमी हो गई। जब ऋणात्मक आवेश में अगर कमी होती है तब भी वहाँ पे देखो, ऋणात्मक आवेश में जब कमी होती है तब भी वहाँ पे क्या होता है, तब भी वहाँ पे क्या होता है, तब भी वहाँ पर होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी को हम कहते हैं ऋण विद्युतीय तत्वों का योग भी कहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे Mn का, तो Mn के पास हालांकि देखिए पहले से एक ऋण विद्युतीय तत्व था, ऑक्सीजन था, इसकी जगह पर चेंज होकर के भी देखिए दूसरा ऋण विद्युतीय तत्व आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने इसमें ना ही ऑक्सीकरण हुआ है ना ही कोई अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक तरह का ऋण विद्युतीय तत्व ही होता है और क्लोरीन भी एक तरह का ऋण विद्युतीय तत्व ही होता है। ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब होता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति रखते हैं, जिनके ऊपर हमेशा माइनस आता है, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से उनके ऊपर माइनस आता है, इस प्रकार के सभी तत्वों को कहा जाता है ऋण विद्युतीय तत्व। धन विद्युतीय तत्व उसको कहा जाता है, जैसे धातुएं हो गई, ऐसे सभी तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, जैसे ये देखो जिंक हो गया, इस प्रकार के सभी तत्वों को कहा जाता है धन विद्युतीय तत्व कहा जाता है। समझ गए आप ध्यान से। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का योग अगर हाइड्रोजन गैस की अपक्रिया Cl2 से करा दिया जाए, क्लोरीन गैस से करा दिया जाए, तो आप जानते हैं 2 HCl बनता है, 2 HCl बनता है। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है। इसलिए क्योंकि अभी हाइड्रोजन के पास कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व नहीं था, कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब देखिए क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस प्रकार के सभी तत्वों को ही कहा जाता है ऋण विद्युतीय तत्व। सल्फर हो गया, ये सब के सब ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। तो अगर कोई ऋण विद्युतीय तत्व जाकर के जुड़ रहा है तब भी उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसके पास कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व नहीं था, अभी देखिए क्लोरीन नाम का एक ऋण विद्युतीय तत्व आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हो गया ऑक्सीकरण। तो यहाँ हुआ है ऋण विद्युतीय तत्व का योग हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाएंगे। उसी तरीके से किसी धातु में से अगर किसी यौगिक में से अगर धातु गायब हो जाए तो धातु के गायब होने का मतलब होता है धन विद्युतीय तत्व का त्याग। धन विद्युतीय तत्व का मतलब अगर सोडियम निकल जाए, जिंक निकल जाए, है ना, कॉपर निकल जाए, तो इस तरह की जो धातुएं होती हैं उनको धन विद्युतीय तत्व कहा जाता है। तो ये रहा पूरा का पूरा ऑक्सीकरण। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक बार इसको समराइज करके तुरंत आ जाता हूँ अपचयन पर। तो उदाहरण में सारा का सारा उदाहरण आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, एक बार शुरू से देखिए फिर से। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन का त्याग होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, जिनको आगे चल के पढ़ना है। कौन कौन सी? यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, त्याग क्या हो रहा है सर, यहाँ देखिए त्याग हो रहा है, तब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यदि ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह के बहुत सारे तत्व जिनके ऊपर माइनस आवेश रहता है, वो अगर जुड़ रहे हैं, जाकर के किसी से योग कर रहे हैं, तब भी वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया,
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसी तरीके से कोई धातु का त्याग हो रहा है, यानी कोई धन विद्युतीय तत्व का त्याग हो रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को भी कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर किसी अभिक्रिया में धनात्मक आवेश में वृद्धि हो रही है, प्लस आवेश बढ़ जा रहा है, प्लस आवेश बढ़ने का मतलब ये देखिए यहाँ पे 0 आवेश था, यहाँ पे देखिए 2 प्लस आ गया, यानी धनात्मक आवेश में वृद्धि आ गई। अगर धनात्मक आवेश में वृद्धि आएगी तब भी इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर ऋणात्मक आवेश में कमी आती है, जैसे ऑक्सीजन के पास अभी यहाँ पे 2 माइनस था, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन के पास केवल 1 माइनस है, यानी कि माइनस में कमी आ गई, माइनस यानी कि ऋण आवेश में कमी आ गई, इसलिए इसको बोला जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो मेरे ख्याल से बहुत ही प्यार से आप लोग समझ चुके होंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अब आते हैं अपचयन पर। तो यहीं पे आप बदल लीजिएगा अगली अभिक्रिया का नाम, जो दूसरा इसमें प्रकार है वो है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया के नाम से ही जानते हैं, इसका कोई अलग से नाम नहीं है। अपचयन को अपचयन ही कहा जाता है, तो अलग से इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा इसको कहा जाता है इंग्लिश में रिडक्शन, रिडक्शन कहा जाता है, REDUCTION, रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि अपचयन अभिक्रिया। उल्टा कर देना है आपको। उल्टा क्या करना है कि जहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा था, यानी कि ऑक्सीजन की जगह पे आपको हाइड्रोजन कर देना है, हाइड्रोजन की जगह पे आपको ऑक्सीजन कर देना है। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग नहीं, हाइड्रोजन का योग होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है। अगर आप ऑक्सीकरण बढ़िया समझे ना, तो इसको समझना एकदम हलवा काम है, एकदम हलवा काम है अपचयन समझना, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कर दीजिए ऑक्सीजन, जिनमें ऑक्सीजन का त्याग होता है। बस सिंपल सिंपल एकदम हलवा। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार फिर से दोनों सम कर रहा हूं कि जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का त्याग होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। खिचड़ी मत करिएगा, खिचड़ी नहीं होने पाई है ना, सब अलग अलग होना चाहिए। ये ऑक्सीकरण, ये अपचयन। बहुत कंफ्यूजन है बता रहे हैं, बार बार एक ही आप बोर हो रहे होंगे कि सर अब क्या बतिए 25 बार बता रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अभी जब क्लास एंड होगी तो इतना बार रिपीट करने के बाद भी आप देखिएगा कि आपके दिमाग में एकदम खिचड़ी बन जाएगी, हलवा हो जाएगा, सबसे मिक्स हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कौन सा ऑक्सीकरण था कौन सा अपचयन था। तो सेपरेट रखिएगा, बारीकी से एकदम बचे रहिएगा। मैं आपको देखता हूँ कि आप इस चीज़ से बच पाते हैं कि उसी में घुस जाते हैं, यानी कि अपने आप को बचा के रख पाते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अलग अलग, या फिर मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी कर देते हैं। तो देखते हैं आपका दिमाग कहाँ जाता है, सतर्क होकर के करिएगा, ठीक है। तो अपचयन यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। चलिए यहाँ भी बदल दीजिए। आई देखिए, ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन, हो गया अपचयन अभिक्रिया। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं, क्या योग कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं योग कर दीजिए। ऋण विद्युतीय तत्व का योग नहीं त्याग कर दीजिए। देख रहे हैं कितना हलवा है, बस खाली एक शब्द बदलना है। धन विद्युतीय तत्व का त्याग नहीं, यहाँ योग कर दीजिए, यहाँ योग कर दीजिए। धनात्मक आवेश में कमी नहीं, धनात्मक आवेश में वृद्धि कर दीजिए, धनात्मक आवेश में वृद्धि कर दीजिए, सॉरी कमी कर दीजिए, वृद्धि थी कमी कर दीजिए, धनात्मक आवेश में कमी कर दीजिए। ऋणात्मक आवेश में कमी नहीं, यहाँ वृद्धि कर दीजिए। तो जहाँ वृद्धि थी वहाँ हम लोग कमी कर दिए, जहाँ कमी थी वहाँ हम लोग वृद्धि कर दी। तो इस तरीके से करके आप देखेंगे एकदम ऑक्सीकरण अभिक्रिया की उल्टी होती है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की उल्टी होती है अपचयन अभिक्रिया, याद रखिएगा, ठीक है ना। उल्टी मतलब हुआ, उल्टी मत समझ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने इस पे एग्जाम्पल पर आते हैं। तो अगर हम लोग इसी अभिक्रिया को थोड़ा सा बदल दें
बदल करके कुछ कुछ ऐसा करते हैं, कुछ कुछ ऐसा कि उसी कॉपर ऑक्साइड को लेकर के, कॉपर ऑक्साइड को लेकर के अगर हाइड्रोजन से योग करवा दें, यानी कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दें, तो अभिक्रिया होने के बाद ना ये जो H2 है O से अभिक्रिया करके बना लेता है H2O, बना लेता है H2O, और कॉपर हो जाता है विस्थापित, कॉपर हो जाता है विस्थापित, निकल जाता है। अब जरा आप एक बार कॉपर को देखिए और एक बार इस कॉपर को देखिए, क्या अंतर नजर आ रहा है? तो आपको अंतर नजर आएगा कि यहाँ पर अभी ऑक्सीजन का योग था, यानी कि इसके पास ऑक्सीजन थी। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की खूबसूरती ऑक्सीजन होती है। सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है? तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा तो खूबसूरत होती है फ्लोरीन होती है। फ्लोरीन से थोड़ी सी ही खाली कम होती है, 9-10 होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से थोड़ी सी कम होती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के लगभग बराबर होती है क्लोरीन। तो पूरी दुनिया की 4 खूबसूरतियों का नाम याद रखिएगा। पहला फ्लोरीन, नंबर 1 पे, एकदम खतरनाक, उससे बढ़िया कोई है ही नहीं, इतना जान लीजिए। जो पा गया ना समझिए स्वर्ग में चला गया पहले, मरने से पहले। दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, और चौथे नंबर पे आती है क्लोरीन। दोनों का लगभग बराबर होता है मामला, बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं होता है। मजेदार बात है कि इसी को हम लोग ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। जितनी खूबसूरतियाँ ना, इन्हीं खूबसूरतियों को ही हम लोग ऋण विद्युतीय तत्व के नाम से भी जानते हैं। ऋण विद्युतीय तत्व इसलिए ना क्योंकि ये बड़ी चालाक होती है, ये कभी अपना नहीं लेती है, ये दूसरे का मुस्कुरा के छीन लेते हैं। छीनना क्या है, इसका भी मुस्कुराना होता है, सामने वाला खुद ही ला के इसको दे देता है। क्या लेता है? इलेक्ट्रॉन। तो एक बार ऐसे स्माइल करती है ना, सामने वाला खुद इसको ला के इसकी झोली में डाल देता है इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार की खूबसूरतियाँ हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखिए, कॉपर बेचारा एकदम खुश हो रहा था, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया, ऑक्सीजन मिल गई हमको। चलो कम से कम पहले नंबर की नहीं, कम से कम दूसरे नंबर की तो मिली। बहुत ही खुश था। लेकिन तब तक आया हाइड्रोजन और लंका में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद ऑक्सीजन को छीन ले गया। अब हाइड्रोजन के बल्ले बल्ले हैं, मज़े हैं एकदम बिल्कुल। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, कॉपर को बेचारा रो रहा है बैठ के यहाँ पर, यानी कि कॉपर अभी अकेला हो गया। जो उसके पास की खूबसूरती थी वो चली गई हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया त्याग। बहुत ही दर्द हो रहा है इसको बोलने में, है ना। ऑक्सीजन का यहाँ पे हो गया त्याग। तो यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ, ऑक्सीजन का जब हो जाए त्याग तभी तो इसको कहते हैं, तभी तो इसको कहते हैं अपचयन क्रिया। तो ऑक्सीजन का जब त्याग होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा और मैं मॉडिफाई से भी कर दूँ। जिंक में तो यहाँ पर हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। यहाँ अगर मैं आपको हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो हाइड्रोजन थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ। इसको मैं लेना चाहता हूँ ZnO लेना चाहता हूँ, ZnO कर दीजिए। अगर आप इसको ZnO कर दीजिए तो यहाँ पर जो बनेगा ना, तो ये जो H2 और O है, फिर से देखिए वही हाइड्रोजन के मजे हैं एकदम, देख लीजिए हाइड्रोजन के मजे हैं। फिर से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जाएगी, और हाइड्रोजन को जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये बना लेगा दोबारा से H2। बाकी रिएक्शन सेम टू सेम रहेगा, बाकी रिएक्शन सेम टू सेम रहेगा। और इसको मिटा करके यहाँ लगा दीजिए, इसको मिटा करके लगा दीजिए यहाँ, इसको लगा दीजिए भाई, किसको मिल रही है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे लगा दीजिए। ये देखिए ऑक्सीजन, और ये देखिए यहाँ वाली ऑक्सीजन। यहाँ वाली ऑक्सीजन को एक बार देखिए, और यहाँ वाली ऑक्सीजन को एक बार देखिए, क्या फायदा हुआ। यहाँ जिंक था इसके पास, जिंक ना थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, काला होता है। हाइड्रोजन क्यूट सा छोटा सा एकदम बच्चा होता है, एकदम क्यूट लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास था जिंक। अभी अभिक्रिया होने के बाद इस ऑक्सीजन को मिल गया हाइड्रोजन, प्यारा सा बच्चा मिलेगा, है ना, पैदा हो गया।
तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, तो इसको कह देंगे इसमें हो गया हाइड्रोजन का योग। ये लीजिए, इसमें हो गया हाइड्रोजन का योग, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का हुआ है अपचयन। समझ रहे हैं? खोजना पड़ेगा आपको ऐसे। अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगा, आखिरी रेफरेंस दोनों एक बार में करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए यह समझिए कि ऑक्सीजन के पास अभी कोई हाइड्रोजन नहीं था, अभी इसको हाइड्रोजन मिल गया तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो दो फैक्ट आपने समझ लिया, एक तो हाइड्रोजन का योग वाला समझ लिया, एक आपने ऑक्सीजन का त्याग वाला समझ लिया। अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन का योग। तो अभी जो आप यहाँ पे करवा रहे थे, इलेक्ट्रॉन का योग करवा रहे थे भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा रहे थे, यहाँ करवा दीजिए इलेक्ट्रॉन का योग। कैसे करवा देंगे? तो एबीएस सेल अभिक्रिया में ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जाके चैप्टर को चेक करिएगा, आपको पता चलेगा कि अगर कॉपर ही लिया जाता है हमेशा उसमें सेल में, तो कॉपर 2+ को अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, कॉपर जो कि पहले से ही बर्बाद हुआ पड़ा है, बर्बाद होने का मतलब है कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिया, ले लिया है। अब इसको अगर कहीं गलती से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मिलने के बाद तुरंत हड़प लेगा और ले करके जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से प्लस चार्ज आया था वो हट जाएगा, यानी कि बन जाएगा केवल Cu, केवल Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब एक बार यहाँ वाले कॉपर को आप देखिए, अब एक बार यहाँ वाले कॉपर को आप देखिए, तो पाएंगे कि यहाँ पर कॉपर में हो रहा है इलेक्ट्रॉन का योग। तो ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का हो गया योग। इसके अलावा एक काम हुआ है कि यहाँ पर धनात्मक आवेश था और यहाँ पर धनात्मक आवेश हो गया 0, यानी कि धनात्मक आवेश में आ गई कमी। तो यहाँ पर पॉजिटिव आवेश में आ रही है कमी। तो दोनों फैक्ट फटाफट से चेक कर लीजिए। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का हो रहा है योग और ये देखिए हो रहा है धनात्मक आवेश में कमी। ये देखिए धनात्मक आवेश में आ गई कमी। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ है अपचयन अभिक्रिया। अगर ऐसा कांड कहीं हो रहा है समझ जाइए वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है बात। इसके बाद समझते हैं ऋणात्मक आवेश में वृद्धि करना। इस बार हमको अगर वृद्धि करना है तो इसी अभिक्रियाओं को पलटी मार दीजिए। यहाँ कर दीजिए 1 माइनस और यहाँ कर दीजिए 2 माइनस। और 2 माइनस कैसे आएगा? जब जबरदस्ती 1 इलेक्ट्रॉन इससे और ले लिया जाएगा। यानी कि यहाँ ऑक्सीजन थी 1 माइनस में, क्यों? क्योंकि इसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन अभी तक मिला था, जबकि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले ले, पिछली बार लग रहा है मैं गलत कर दिया था, पिछली बार वाली आप ऐसे बनाइएगा, एक बार रुक जाइए, रिएक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पिछली बार वाला जो रिएक्शन था यहाँ -1 था, यहाँ -2 था, ऐसे करके था। ऋणात्मक आवेश में वृद्धि करनी थी हमको, ऋणात्मक आवेश में कमी करनी थी हमको। तो यहाँ -2 था, यहाँ -1 था, ठीक है ना? यहाँ -2 था, यहाँ -1 था। पिछली बार वाले में यहाँ करिएगा, सॉरी गलती से मैं यहाँ लिख दिया था इलेक्ट्रॉन को यहाँ, इलेक्ट्रॉन का तो त्याग करवाना था ना, मैं गलती से यहाँ योग करवा दिया था, उसको थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसको सही कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिखना है। जो पिछला रिएक्शन था आपसे करने वाला ये ऐसे लिखिएगा। हो गया, नोट हो गया। अब मैं बनाऊँ अपचयन बनाऊँ, ठीक है। तो अपचयन वाले में यहाँ आपको कर देना है -1, यहाँ आपको कर देना है -2। तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश में वृद्धि। ऋणात्मक आवेश में वृद्धि कैसे हुई होगी? अभी ऑक्सीजन केवल किसी का एक ही इलेक्ट्रॉन लिया था, पहले का लिया था, इसलिए इसके ऊपर 1 माइनस था। अब किसी ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन और पाने की वजह से इसका जो आवेश था वो बढ़ करके हो गया 2 माइनस। क्योंकि जब कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 1 माइनस आता है, जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 माइनस आता है, जब कोई 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3 माइनस आता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर पहले से 1 माइनस था, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो कुल मिलाकर हो गया इसके ऊपर 2 माइनस। तो इस तरह से अभी ऋणात्मक आवेश में कमी नहीं, अभी हो रही है ऋणात्मक आवेश में वृद्धि। तो इस तरीके से आप इस फैक्ट को भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऋण विद्युतीय तत्व का योग नहीं,
ऋण विद्युतीय तत्व का आप देखेंगे त्याग हो रहा है। त्याग तो आप वैसे ही समझ सकते हैं किसी दूसरे रिएक्शन से भी। इसको मैं पहले हटा ही देता हूँ क्योंकि उसके लिए ज़्यादा परफेक्ट था। आपको दिखाना है ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग, जिसमें किसी का हो रहा हो त्याग हो रहा हो। तो ऋण विद्युतीय तत्व का अगर आप त्याग इसमें देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को, लेकिन हाइड्रोजन के पास दोबारा से वहाँ पे जाकर के मिल जा रहा है। तो एक काम करते हैं, एक अभिक्रिया में नई लिख देता हूँ। जैसे इसको मैं कर देता हूँ, मान लीजिए अपने पास CuCl2 है, CuCl2 है। तो प्लस में अगर इसकी जिंक से अभिक्रिया करा दिया जाए तो अभिक्रिया होने के बाद ये बन जाएगा, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो जाकर के इसको डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करने के बाद बन जाएगा। ये रिएक्शन में करवाया हुआ, जाके देखिए विस्थापन क्रिया में आपको मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा ZnC, मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, ZnCl2 बन जाएगा, प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। तो अब जरा देख लीजिए, एक बार Cu को यहाँ देख लीजिए, एक बार Cu को यहाँ देख लीजिए। अभी Cu के पास Cl था, Cl था मतलब ऋण विद्युतीय तत्व था। अभी यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व इसके पास से गायब हो गया है। बेचारा ये जुगाड़ लगाया था, चलो यहाँ पर तुमको दूसरे नंबर की खूबसूरती नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं, हम चौथी वाले से काम चलाएंगे। लेकिन तब तक जिंक आ गया, इसको जीने नहीं दिया, इसकी चौथी खूबसूरती में खींच लिया, ले लिया। इसके लिए यहाँ पर हो गया, इसमें ऋण विद्युतीय तत्व का देखिए हो गया त्याग, ऋण विद्युतीय तत्व का यहाँ पर हो गया भैया त्याग। तो ऋण विद्युतीय का मतलब क्लोरीन Cl का हो गया त्याग। तो जब ऐसा होता है तब उसको कहा जाता है अपचयन हो रहा है। क्लियर है एकदम? तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये हो गया सारा एग्जाम्पल अपचयन का। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आता हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया पर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अभी मैं अगली हेडिंग डालिए रेडॉक्स अभिक्रिया। अगली हेडिंग रहेगी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, हिंदी में इसको वही बोलते हैं, रेडॉक्स ही बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो लिखा हुआ रेडॉक्स अभिक्रिया। इंग्लिश में भी इसको रेडॉक्स ही बोलते हैं। कैसे लिखेंगे? तो REDOX, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आप देखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि RED, रेड मीन्स क्या होता है? रिडक्शन। रेड मीन्स होता है यहाँ पर रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब मैं अभी आपको बताया हूँ अपचयन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। और जो OX है, ऑक्स का मतलब यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब मैं आपको बताया हिंदी में ऑक्सीकरण। यानी कि इस शब्द में दोनों छिपा हुआ है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, यानी कि अपचयन भी और ऑक्सीकरण भी। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, लिख लीजिएगा, अपचयोपचय अभिक्रिया। अपचयोपचय, बहुत ध्यान से लिखिएगा, अपचयोपचय अभिक्रिया के नाम से जिसको जानते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं। उपचयन और अपचयन को मिला करके बनाया गया है अपचयोपचय अभिक्रिया, ऐसे दोनों को कंबाइन करके। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है। तो मैं इसको मिटा करके ले ले रहा हूँ कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है। ऐसी सभी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो हो जाएगा वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन
दोनों साथ साथ होता है, दोनों साथ साथ होता है, आगे लिख लीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है, वैसी सभी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये सब जैसी बात हटा देंगे, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे कि ये सिर्फ अपचयन के लिए लिखा गया है। इसके पहले जो भी मैं लिखवाया हूँ वो ऑक्सीकरण के लिए लिखवाया हूँ, ठीक ना। तो मैं एक काम करता हूँ, उदाहरण में सीधे आप हेडिंग डालिएगा अगली उदाहरण। तो उदाहरण में लेकर के आता हूँ ऐसी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों हो रहा, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों एक साथ होता है, इस प्रकार की सभी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी केवल एक ही काम हो रहा है, वैसे दिखा सकता हूँ, इसमें भी देख लेंगे आप लोग, कोई समस्या नहीं है। ये देखिए, तो CuO में मैं आपको दिखाया था Cu की अगर आप बात करेंगे तो जैसा कि बताया था कि इसके पास ऑक्सीजन था, अभी यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन का त्याग, तो ऑक्सीजन का त्याग होने से हो गया था अपचयन अभिक्रिया। जबकि आप यहाँ हाइड्रोजन को जरा एक बार देख लीजिए, हाइड्रोजन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, अभी हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन, पहले नंबर की खूबसूरती आ गई है। इसका मतलब यहाँ पे हुआ है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ हो गया ऑक्सीजन का योग, और अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ कि ऑक्सीजन के त्याग से होता है अपचयन, जबकि ऑक्सीजन के योग से होता है ऑक्सीकरण। क्लियर है, दोनों एक साथ दिख रहा है। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक जगह पर तो ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि एक जगह पर किसी एक तत्व का उसी में अपचयन हो रहा है। तो ये पूरी अभिक्रिया को एक साथ मिला करके बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। इसमें आ जाइए, इसमें जैसा कि मैं ऑक्सीजन को दिखाया था, तो ऑक्सीजन में मैंने दिखाया था यहाँ पे हाइड्रोजन का योग हो रहा है, जबकि अगर आप यहीं पे जिंक का देख लेंगे, जिंक के बारे में बताया था कि जिंक को ही अगर आप देख लीजिए ध्यान से, तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण। कैसे हो रहा है? अभी जिंक के पास केवल एक ही ऑक्सीजन था, ध्यान देखिएगा, अभी जिंक के पास केवल यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन था, अब यहाँ चट ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन का योग। ये देख रहा आपको लग रहा होगा एक ऑक्सीजन गया तो 4 ऑक्सीजन मिल गया, इसको 4 ऑक्सीजन इसको यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब यहाँ हो गया ऑक्सीजन का योग भी हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया, इसका मतलब यहाँ हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ये वाली हो गई आपकी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसके पहले भी तो ऑक्सीकरण हो रही थी जब यहाँ पे O नहीं लिखा था, ठीक ना। उसी तरीके से MnO2 में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आपको त्याग दिखाया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस पे कहाँ से हो रहा है ऑक्सीकरण। तो अगर आप ऑक्सीकरण को ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन को देख लीजिए, ये हो जाएगा। तो अगर आप हाइड्रोजन को ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, हाइड्रोजन के पास अभी कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गई, मतलब इसमें हो गया हाइड्रोजन का योग, और इसमें अगर इसमें हो गया ऑक्सीजन का योग, और ऑक्सीजन का योग जब होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस तरह से करके आप देख सकते हैं कि किसी किसी में ऑक्सीकरण, किसी किसी में अपचयन हो रहा है। Mn को भी आप लेकर के देख सकते हैं कि Mn यहाँ पे ऑक्सीजन था, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का त्याग हो गया, तो ऑक्सीजन का त्याग होता है तो क्या होता है वहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होती है। तो इस तरीके से करके आप लोग समझ सकते हैं बहुत सारी अभिक्रियाएं। एक आध में एग्जाम्पल और लिखवा देता हूँ आपको, इतना आप छाप लीजिए जल्दी से पहले। छापी होंगे। एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है BaCl2 वाला, अगर आप ध्यान से देखेंगे रिएक्शन को, जब मैं संतुलन पढ़ा रहा था तो कई बार क्वेश्चन आया था BaCl2 वाला, उसमें बदल के थोड़ा कई बार रिएक्शन आया था, उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इसमें था रिएक्शन था Na2SO4 सोडियम सल्फेट, यहाँ पे कहीं आप देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट भी लिखा हुआ था। तो इस तरह से बदल के यहाँ पे जिंक सल्फेट में का जगह लिखा हुआ था, कोई समस्या नहीं है। Na2SO4 प्लस यहाँ पे BaCl2
ये बेरियम क्लोराइड वाला जो रिएक्शन था, अगर आपको याद हो, BaCl2, इसमें जब अपक्रिया हुई थी तो सोडियम जाकर के बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया था और बेरियम यहाँ पे डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ गया था। तो इस तरह से बना था। Na जब इधर गया तो 2 Na 2 Cl से मिलकर के यहाँ पे बना लिया था 2 NaCl, और प्लस में ये जो Ba था SO4 से मिलकर के बना लिया था BaSO4। तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हुआ था। इस तरीके से बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हुआ था। अब इसमें जरा आप मिला लीजिए, बेरियम को जरा पहले मिला लीजिए। तो बेरियम आप देखेंगे यहाँ बेरियम और यहाँ बेरियम, क्या अंतर नजर आ रहा है? बेरियम के पास अभी कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, चौथे नंबर की खूबसूरती से काम चला रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी किस्मत बदल गई, और किस्मत बदलने के बाद इसको मिल गई पहले नंबर की खूबसूरती, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हो गया ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का बीजा यहाँ पे योग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। वही आप यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम को देख लीजिए। तो सोडियम के पास अभी देखिए पहले नंबर की खूबसूरती ऑक्सीजन थी, इसके यौगिक में ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो गई, चौथे नंबर की मिल गई केवल। तो इसको यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सीजन का हो गया त्याग। ऑक्सीजन का हो गया त्याग, यानी कि यहाँ पे हो गया अपचयन अभिक्रिया। तो ये भी एक तरह की ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। इसीलिए इस अभिक्रिया को भी कहा जाएगा, इस अभिक्रिया को भी कहा जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, हिंदी में अपचयोपचय अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये दोनों अभिक्रियाएं समझ में आ गई होंगी। जल्दी से इसको छाप लीजिए तुरंत। 2 कन्फ्यूजन और मैं दूर कर देता हूँ, फिर अभी एक लेक्चर और चलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक था जो कि अच्छे से कवर हो गया। तो लगे हाथ 2 टॉपिक और मैं कवर करा देता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं कवर हो पाया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आज के लेक्चर में उसको कवर कराना जरूरी है। वो कौन सा है? तो एक टॉपिक है अपना ऑक्सीकारक। अभी ये पूछता है कई बार भी, मैं आपको जब भी क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में तो दिखाऊंगा। पूछता है ऑक्सीकारक क्या होता है। अगला जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है दिखाई दे रहा है, ऑक्सीकारक। तो अगली हेडिंग डालिए ऑक्सीकारक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हेडिंग डालिएगा ऑक्सीकारक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये इस तरह से पूछता, कोई एग्जांपल दे देगा, एग्जांपल देकर के पूछेगा कि इसमें बताइए ऑक्सीकारक कौन है, इसमें ऑक्सीकारक कौन है, ये आपको पहचानने के लिए पूछा जाएगा। तो ऑक्सीकारक नाम में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ऑक्सीकारक, लेकिन इसकी परिभाषा इधर उल्टी होती है। लिखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है। नाम देखिए ऑक्सीकारक है, अभी मैं समझाना बढ़िया से, लेकिन लिखेंगे अपचयन, उल्टा लिखना होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण कराने वाला। ऑक्सीकरण कराने वाला भी इसको कहते हैं, ऑक्सीकरण कराने वाला। ठीक है, अगली परिभाषा, दोनों परिभाषा एक साथ लीजिए, लिख लीजिए, दोनों को भी मैं दिखाता हूं आपको। अपचायक, दूसरा जो है इसमें अपचायक हेडिंग डालिए।
अपचायक को इंग्लिश में कहते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। तो दो हेडिंग इसी में हम लोग को और पढ़नी होती है आक्सीकरण अपचयन में, आक्सीकारक तथा अपचायक। इसको इसी का उल्टा लिख दीजिए, नाम में क्या है अपचायक, तो परिभाषा में क्या होगा आक्सीकरण। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है, यहाँ मेरा रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है, परिभाषा लेखा से इतनी आसान है कि आपको तुरंत ही याद हो गई होगी। जिसका ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाता है, अपचायक कहलाता, अपचायक कहलाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाता है। एक दूसरे का उल्टा है, याद रखिएगा, दिमाग घूमने ना पाए। मैं बोला था ना कि अपने दिमाग को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, नहीं तो घूम जाएगा। इतना उल्टा सीधा भी आएगा ना तो घूम जाएगा। इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अपचयन कराने वाला, अपचयन कराने वाला। अब एक बात सभी को बढ़िया से ध्यान से लीजिएगा पहले कि रेडॉक्स अभिक्रिया में अगर मान लीजिए ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है तो क्या अपने आप होगी? आप बोलेंगे नहीं सर, अपने आप कैसे हो सकती है? दुनिया में कोई काम अपने आप नहीं होता है। तब कैसे होता है? कोई ना कोई करता है तब जाकर होता है, यानी कोई कराने वाला होगा तब जाकर के होगा। यानी कि ऑक्सीकरण क्रिया अगर हो रही है तो ऑक्सीकरण करने वाला भी तो कोई होगा, यानी कि जो ऑक्सीकरण करवा दे उसी को कहा जाता है ऑक्सीकारक। कहीं सर ये तो उससे आसान था, जो ऑक्सीकरण करवा दे वही ऑक्सीकारक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो ऑक्सीकारक होता है यानी कि जो ऑक्सीकरण कराता है उसका खुद का अपने आप का अपचयन हो जाता है। समझ पा रहे हैं? अभी मैं एग्जाम्पल के लिए समझाऊंगा। दूसरी बात है अपचयन क्या होता है, उसी तरीके से अपचयन अगर कहीं हो रहा है तो अपचयन अपने आप तो होगा नहीं, अपचयन अपने आप तो होगा नहीं, कोई ना कोई कराएगा। तो जो अपचयन कराने वाला होगा उसी को कहा जाएगा अपचायक, यानी कि अपचयन कराने वाले को ही कहा जाता है अपचायक। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो अपचयन कराता है उसका खुद का होता है ऑक्सीकरण। तो ये है, मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। एग्जांपल मैं वही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं अपने से कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कर लिया कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ, कॉपर सल्फेट प्लस ZnCl2 ले लेता हूँ। ये भी बहुत बेस्ट एग्जांपल है। जैसे ही इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर डिस्प्लेस होकर के यहाँ चला जाता है, तो बन जाता है ये ZnSO4। क्योंकि जिंक आ गया इस साइड यहाँ पर तो ZnSO4, कॉपर चला गया यहाँ पर तो बन जाता है प्लस में CuCl2 बन जाता है इस तरीके से। अब आप मिला लीजिए यहाँ से, तो जिंक को अगर आप मिलाएंगे तो जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं था, अभी इसको ऑक्सीजन मिल गया तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण, ठीक है। जबकि अगर आप यहीं पे कॉपर को मिला लीजिए ध्यान से, तो कॉपर को अगर आप मिलाएंगे तो कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अभी नहीं है। पहले नंबर की खूबसूरती थी, अब चौथे नंबर की मिल गई। इसका मतलब इसको होगा, इसका भैया हो गया अपचयन, रिड्यूस हो गया, अपचयन रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका हो गया ऑक्सीकरण, इसका हो गया अपचयन। अब ध्यान समझिएगा, पहले हम लोग आते हैं ऑक्सीकारक पर, ठीक ना। तो ऑक्सीकारक का मतलब होता है ऑक्सीकरण कराने वाला। ऑक्सीकरण यहां हो रहा है, किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है। क्या समझिएगा,
ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं था, अभी ऑक्सीजन आ गया, यानी कि यहाँ हो गया ऑक्सीजन का योग। बहुत एकदम प्यार से समझिएगा, नहीं तो भूल जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीकरण क्यों हुआ? तो ऑक्सीकरण होने का कारण यहाँ पर यह है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं था जिंक के पास, अभी इसको ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि अभी चौथे नंबर की खूबसूरती से काम चला रहा था, चौथे नंबर की, अभी इसको पहले नंबर की खूबसूरती मिल गई, तो यहाँ पे हो गया भैया ऑक्सीकरण। अब समस्या ये है कि ये चौथे नंबर से पहले नंबर की खूबसूरती आई कहाँ से, मिली कहाँ से? कोई दिया होगा ना, अपने आप कहाँ से पैदा हो गई? तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को देने वाला जो महान वीर है, जिनको देने वाला, वो है कॉपर। तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ने जिंक को ऑक्सीजन दे दिया, यानी कि पहले नंबर की खूबसूरती दे दिया, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, इसीलिए जिंक का यहाँ पर हो गया, यानी कि पूरे Zn का इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण। यानी कि जिंक का ऑक्सीकरण कौन कराया? तो जिंक का ऑक्सीकरण कराया कॉपर सल्फेट ने। पहले तो वही से मैं हटा देता हूँ। जिंक का ऑक्सीकरण कौन कराया? तो जिंक का ऑक्सीकरण कराया कॉपर सल्फेट ने। इसने कैसे कराया? तो अपनी पहले नंबर की खूबसूरती इसको दे करके करा दिया। ये देखिए पहले नंबर की खूबसूरती, पहले नंबर की खूबसूरती यानी कि ऑक्सीजन इसको दे करके इसका करा दिया ऑक्सीकरण। यानी कि यहाँ ऑक्सीकरण कराने वाला कौन है? ये कॉपर सल्फेट है। अगर कॉपर सल्फेट अपनी ऑक्सीजन को इसको नहीं देता तो क्या ऑक्सीकरण होता? तो नहीं होता। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण होने का एक ही कारण है, एक ही इंसान है जो इसमें ऑक्सीकरण करा रहा है, वो है कॉपर सल्फेट। तो ऑक्सीकरण कराने वाले को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है यही क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। इतनी क्लियरिटी आ गई? ठीक है। अब यहाँ आते हैं, कॉपर सल्फेट का आप देख पा रहे हैं कि हुआ है अपचयन। कैसे हुआ है? क्योंकि इसमें हो गया ऑक्सीजन का त्याग, इसमें हो गया ऑक्सीजन का त्याग, ठीक है, इसमें हो गया ऑक्सीजन का त्याग। कॉपर सल्फेट में से ऑक्सीजन निकल गया, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, यानी कि ऑक्सीजन का त्याग हो गया, यानी कि अपचयन हो गया। अब जैसी बात है, ऑक्सीजन का अगर त्याग हुआ है तो कोई तो लिया होगा, कोई छीना होगा। तो जो इसके ऑक्सीजन को लेने का उपकार किया, यानी कि त्याग करवाया, जबरदस्ती करवाया चाहे प्यार से करवाया, जो इसके ऑक्सीजन का त्याग करवाया होगा, कोई ना कोई तो करवाया होगा, तभी तो इसका अपचयन हुआ होगा। तो इसका ऑक्सीजन लेने वाला कौन है, इसका त्याग कराने वाला कौन है? तो वो है जिंक क्लोराइड। यानी कि जिंक क्लोराइड ZnCl2 ने इसके ऑक्सीजन का करवा दिया त्याग। और क्योंकि इसने त्याग करवा दिया, और त्याग कराने का मतलब इसने करा दिया अपचयन, यानी कि अपचयन कराने वाले को क्या कहा जाता है? तो अपचयन कराने वाले को कहा जाता है अपचायक। यानी कि यहाँ पर जो ZnCl2 होते हैं वो अपचायक। एक बार फिर से समझिएगा, फिर खिचड़ी करते हैं कि क्योंकि कॉपर सल्फेट अपने ऑक्सीजन को इसको दे करके, यानी कि ऑक्सीजन का योग करवा के ऑक्सीकरण करा रहा है, इसीलिए कॉपर सल्फेट को यहाँ पे कहा जाएगा ऑक्सीकारक। क्योंकि ZnCl2 इसके ऑक्सीजन को ग्रहण करके, इसके ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, यानी कि इसके यहाँ पे ऑक्सीजन का त्याग करा रहा है। क्योंकि ZnCl2 इसके ऑक्सीजन का त्याग करा रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का त्याग होने से अपचयन हो रहा है, यानी कि ZnCl2 यहाँ पे अपचयन करा रहा है, इसीलिए ZnCl2 को कहा जाएगा अपचायक। लेकिन ध्यान से समझिएगा, लेकिन ये जो ऑक्सीकारक है कॉपर सल्फेट, इसका खुद का देखिए क्या हुआ, इसका खुद का हो गया अपचयन, इसका खुद का क्या हुआ है? अपचयन। और ये जो अपचायक है, इसका अपना खुद का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। यही बतिया मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो ऑक्सीकारक होता है उसका खुद का होता है अपचयन,
जो अपचायक होता है उसका खुद का होता है आक्सीकरण। सीधे सीधे बोले तो कोई अपना अपचयन करा के सामने वाले का कराता है आक्सीकरण, और कोई अपना आक्सीकरण करा के सामने वाले का कराता है अपचयन। तो इस तरीके से कहानी है, दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा, नहीं तो ऐसा बोलेगा ना फिर आप समझ नहीं पाएंगे किसका आक्सीकरण किसका अपचयन, कौन अपचायक कौन आक्सीकरण, सब खिचड़ी हो जाए होता है। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर, इसलिए बहुत स्लो मोशन में बहुत ध्यान से और पूरा 1 घंटा लेकर के आपको बढ़िया समझाया हूँ आज केवल आक्सीकरण और अपचयन, ताकि आज के बाद जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये रहा पूरा 12 लेवल तक का आपका आक्सीकरण। इसके अलावा आपको 12 में आक्सीकरण अपचयन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। तो इसको भी छाप लीजिए। 2 हेडिंग मात्र कक्षा 10 में और बची है, जो कि एक संक्षारण टॉपिक है, ये भी आपका कक्षा 12 में आएगा, संक्षारण वाला भी, और एक है विकृत गम्यता, और इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो मैं इन सभी को जो 2 टॉपिक हैं और एनसीईआरटी का जो बचा कुचा जो क्वेश्चन है, ये सब मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझाया होगा, अच्छे से पल्ले पड़ा होगा कि आक्सीकरण अपचयन क्या होता है। तो इसी के साथ अब हम लोग फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत